हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं फ्राइडे का खास प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। सैयद अली मुश्तबा साहब आज थोड़ा सा उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वायरल बुखार है और शायद थोड़ी सी खांसी भी आ सकती है बीच में। लेकिन उनका ये जज्बा मुसलसल आप लोगों से जुड़े रहने का, आप तक खबरें पहुंचाने का काबिले तारीफ है। आज जो हम उनसे समझना चाहेंगे, अभी तक हमने अपने चैनल पर नेपाल के सिलसिले में कोई तफसील नहीं बताई थी। एक तो वजह यह थी कि दूसरे सोर्सेज से आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन जिस गहराई से सैयद अली मुश्तबा साहब खबरों को निकाल करके लाते हैं, हमें उस तरह का कोई और ऑप्शन नजर नहीं आ रहा था। इसलिए हमने 2 दिन इंतजार किया ताकि सही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जा सके। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया पर पाबंदी का मामला था या इससे कहीं ज्यादा था। जितना गुस्सा नजर आया, जितनी प्रॉपर्टीज के नुकसान हुए, जितने पॉलिटिकल पार्टीज के, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को नुकसान पहुंचाया गया, जख्मी किया गया और किस किस हालत में हमने देखा, वो बहुत ही गैर मामूली था। क्या कुछ है, इसकी वजह क्या है, आने वाले वक्त में और क्या हो सकता है, भारत का इसमें क्या रोल है, ये सब हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या ये श्रीलंका, बांग्लादेश और उसके बाद नेपाल एक सीरीज चल रही है? क्या उसके बाद और किसी का नंबर आ सकता है? अगर आ सकता है तो क्या कुछ हो सकता है? बात कहां तक जाएगी नहीं मालूम, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा भारत और अमेरिका के ताल्लुकात बिल्कुल जैसे बरसात के मौसम में कभी धूप कभी बारिश, बिल्कुल उस तरह का हो रहा है। एक दिन गुस्सा, दूसरे दिन ट्रंप साहब कहते हैं हमारा दोस्त मोदी, ये सब कह रहे हैं। तो हम उसको क्या समझें? आखिर क्या भारत और अमेरिका के बीच में ताल्लुकात फिर से ठीक होके चलेंगे, या वो जो चीन गए थे हमारे मोदी जी, जहां वो चीन और रूस के प्रेसिडेंट्स के साथ फोटो खिंचवाया था और तब ट्रंप ने कहा था कि हमने चीन के लिए रूस और भारत को खो दिया है, क्या वो हकीकत थी या ये हकीकत है या कोई और हकीकत सामने आने वाली है? ये हम समझने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा हम ये भी समझेंगे कि चीन का जो मिलिट्री परेड था, उसके क्या मानी थे, क्या पैगाम था। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त निकालते हैं इस खास प्रोग्राम के लिए, उसके लिए शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि आपकी तबीयत जल्दी ठीक हो। क्या कुछ है नेपाल में? जो कुछ हुआ, ये अचानक ये उबाल था या अंदर से लावा कहीं पक रहा था? क्योंकि सिर्फ सोशल मीडिया बंद होने पे 2 दिन के अंदर इतना बड़ा हो जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या कुछ है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया काजमी साहब। मेरे सामीन को मेरा आदाब, सत श्री अकाल और सलाम वालेकुम। और हम लोग आज जो है वो नेपाल के खबर की तरफ ही चलते हैं, क्योंकि अभी साउथ एशिया के हवाले से वही एक खबर है जो कि पूरे दुनिया को चौंका रही है। और हम और आप जो अपने यहाँ बैठे हैं और नेपाल के जो विजुअल्स देख रहे हैं, मैं इससे कोई ज्यादा मतलब ये नहीं परेशान नहीं था, इसलिए कि मुझे हालात के का का अंदेशा जो नेपाल में हो रहा है वो मुझे मालूम ही था। इसलिए कि मैं अपने जाति 10 बार मैं नेपाल जा चुका हूँ। मैं बिहार में रहता हूँ और हमारा जो हिल स्टेशन है वो नेपाली है। तो मैं 10 या 12 साल की उम्र से ही नेपाल जा रहा हूँ। और मतलब अडल्ट लाइफ में जो है यूनिवर्सिटी में भी, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में मैंने लेक्चर भी दिया है। और उसके बाद हमारे कुछ दोस्त अहबाब भी हैं, कुछ जर्नलिस्ट लोग भी जो हैं जो साउथ एशिया के हवाले से। तो मुझे बहुत अच्छी तरह से इन सारी चीजें जो हो रही हैं नेपाल में, उसका उसका जो है वो खाका या जायजा है। ये इतना कहने के बाद मैं आपको अपने सामीन को समझा देना चाहता हूँ कि नेपाल जो है वो 3 भाग में बटा हुआ है। एक जो है वो उसको कहते हैं हिमाल। हिमाल का मतलब है जहां हिमालय पर्वत है। दूसरा उनका है पहाड़, जहां पे जो नेपाली मूल के लोग रहते हैं और वो पहाड़ों में रहते हैं। ये लोग जो है वो चाइनीज शक्ल के हैं। और यहाँ पे जो है ये छोटी छोटी बस्तियां हैं इनकी पहाड़ों के अंदर। और यहाँ पे जब मैं गया अंदर, इसके अंदर, तो यहाँ पे मुझे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम समझ में आया, एक तो एम्प्लॉयमेंट का। यहाँ कोई एम्प्लॉयमेंट का एवेन्यू ही नहीं है। सिर्फ जंगल को काटिए
और जंगल बेचिए और इसी तरह के लेबर के काम कीजिए, इसके अलावा कोई एवेन्यू नहीं। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि एक बस्ती दूसरी बस्ती से आपके देखने में 1 किलोमीटर के फासले पे होगी। अगर आप इधर बैठे हुए हैं और उधर वो बैठे हुए हैं तो आप बाकायदा मुंह से बातचीत भी कर सकते हैं एक गांव वाले से दूसरे गांव, लेकिन फिजिकली अगर आप वहां पहुंचना चाहेंगे तो करीब करीब 5,000 फीट या 3,000 या 2,000 फीट जो है आपको नीचे जाना होगा, फिर उसके बाद उस गांव में आपको चढ़ना होगा। तो ये जो फासले हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स जो है वो नेपाल के आज से नहीं एंशियंट टाइम्स से चले आ रहे हैं। अब वहां पे नेपाल की जो गवर्नमेंट है, जहां पे अब हम लोग अपनी बात करना चाह रहे हैं, वो तो वहां पे राजशाही चल रही थी, किंगशिप चल रही थी, राणा का रूल था। ये जो जो लोग हैं जो बादशाह थे नेपाल के, जो कि 2008 में हटे हैं, ये ज्यादातर जो 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 डायनेस्टी थी वो राजपूत की डायनेस्टी थी, राजपूतों का रूल था वहां पे। क्योंकि हमारे यहाँ तो ये भी चलता है ना कि कौन कौन आपको रूल कर रहा है, और उनके जो इर्द गिर्द जो लोग थे वो सब ब्राह्मण थे, और जो बाकी लोग हैं जो कि प्रजा थे वो सब लोअर कास्ट, और तो ये कहानी चल रही थी वहां। और राजाशाही के ऊपर जो है वो 10 साल का जो है प्रचंड ने जो है मोइस्ट इंसर्जेंसी कर दिया था 1990 के दहाई से लेकर के, और एंटी मोनार्की जो है प्रोटेस्ट चल रही थी, और इस प्रोटेस्ट में जो है इंडिया भी शामिल थी, जो कि पुष्प कुमार दल के साथ थी। और 2006 में जो है वो मैसिव प्रोटेस्ट हुआ था नेपाल में, जो कि ये अभी 8 तारीख से पहले जो है वही सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था जिसमें मोनार्की को हटा दिया गया। 2008 के बाद जो है डेमोक्रेटिक रूल आ गया। अब 2008 से 2025 तक 18 गवर्नमेंट जो है वो बदल चुके हैं नेपाल में। एक जाता है तो दूसरा आता है, दूसरा जाता है तीसरा जाता है। अब ये 18 गवर्नमेंट की जो जो निचोड़ है कि किसी ने ना ही अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व किया, ना ही किसी ने पॉवर्टी को सॉल्व किया, ना ही किसी ने डेवलपमेंट को सॉल्व किया। और ये जितने लोग मतलब 18 गवर्नमेंट में आए थे 18 साल में, या मतलब जो भी 17-18 साल में 18 गवर्नमेंट आ गई है, हर साल में एक गवर्नमेंट आ जाती है। ये लोग जितने भी लोग थे, चाहे वो पुष्प कुमार दल हो, ये तो 5-7 बार जो है प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, और 2 लाख की घड़ी पहनते हैं ये मोइश रिबेल थे। और बनारस में उन्होंने एजुकेशन लिया था, यही जो है वो अंगूर खा रहे थे अजीत डोभाल के साथ, और जो यहाँ के जो हुक्मरान है दिल्ली में, और वहां मोइश इंसर्जेंसी चल रही थी। और उसके बाद जो है वो जो शेर बहादुर दिवा है, वो तो नेपाली कांग्रेस है, और नेपाली कांग्रेस जो है वो प्रो इंडिया है। अब उधर केपी शर्मा ओली जो है कहने को तो मतलब वो मतलब ये कि प्रो चाइना है। तो इस तरह के जो इनके लीडर्स हैं, जो कि स्टैब्लिश्ड लीडर हैं, जो कि 2008 से घूम फिर के वही आ जाते हैं, कभी ये आ गया, कभी वो आ गया, कभी वो आ गया। तो अब ये इतनी चीजें जब मैंने बता दिया, तो बेसिकली जो पब्लिक थी वो ना ही राजशाही में खुश थी और ना ही डेमोक्रेटिक रूल में खुश थी। अब डेमोक्रेटिक रूल में जो है 2015 में कॉन्स्टिट्यूशन भी बन गया, ये लोग चाहते थे कि डेवलपमेंट हो। अब हुआ क्या कि डेमोक्रेटिक रूल तो उनके लिए राजशाही से भी जो है मतलब बेकार साबित हुई, क्योंकि जितने भी लीडरान थे और जितने भी जो है ओहदेदार थे या जो थे, वो सब लूट रहे थे, खसोट रहे थे, बाहर में जो है प्रॉपर्टी बना रहे थे, मतलब दुनिया मतलब देश विदेश में। और इसका गुस्सा था, ये जो अभी गुस्सा जो निकला है, ये सोशल मीडिया के बैन होने का गुस्सा नहीं था, ये गुस्सा तो था ही था पहले, और कभी न कभी ये लावा जो है उबलता। अब आ जाइए न्यूज के ऊपर। 8 तारीख को जो है वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट का उन्होंने बाकायदा गवर्नमेंट से परमिशन लिया हुआ था, और गवर्नमेंट ने परमिशन भी दे दिया, और वो भी सोशल मीडिया वहां देखिए, क्योंकि चाइना से उनकी संबंध ओली साहब की, और ये तो टिकटॉक जो है वहां चल रहा था। बाकी सारे जितने 26 सोशल मीडिया बैन कर दिए थे। बैन करने का उनका वैलिड रीजन था, वो ये था कि जो सोशल मीडिया है उन्होंने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया था नेपाल गवर्नमेंट में, और अपनी जगह नहीं बताई थी कि हम कहाँ हमारा ऑफिस है, क्या है, नहीं है। वो सब सारी चीजें अपनी जगह सही थी, जो कानून और जो वो सब चीजें हैं उसमें कोई फर्क नहीं। लेकिन जो गम और गुस्सा है वो सोशल मीडिया
की तरफ से निकल रहा था। अब यहाँ पे आपको ये समझा दूं मैं कि दो चीजें ट्रेंड कर रही हैं अभी नेपाल में या पूरी दुनिया में। एक, जो लोग जो बलवाई हैं, जो अपने आप को मतलब क्या कहते हैं, रेवोल्यूशनरी कह रहे हैं, जो अपने आप को मतलब फिर से जो है सत्ता को चेंज करने के लिए उन्होंने अपना नाम खुद रखा है जनरेशन जी। ये सब लड़के जो हैं, ये सब लड़के 2000 के बाद पैदा हुए हैं या उसी आसपास पैदा हुए हैं, जिनकी उम्र 25 साल भी अभी नहीं हुई हो। यह जनरेशन जी है और इन्होंने ही जो है ये पूरा इनकलाब लेके आए हैं। और जो दूसरा जो हैशटैग में चल रहा है उसका नाम है नेपो किड्स। नेपो का मतलब है नेपाल और किड्स का मतलब होता है जो कि अभी जो पॉलिटिशियन है या जो हुज एंड हु इन नेपाल है उनके बच्चे, तो नेपो किड्स। अब वहां क्या हो रहा है कि ये जो पॉलिटिशियन है इनके ये पैसे कमाते हैं, बच्चे जो हैं वो हॉलिडे के लिए लंदन चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, स्विट्जरलैंड चले जाते हैं, वहां बर्थडे मनाते हैं और बर्थडे मनाने के बाद जो है वो सोशल मीडिया पे उसको अपलोड करते हैं और नेपाली जो है वो नेपो किड्स को देखते हैं कि वहां क्या हो रहा है। और उनकी अपनी हालत ये है कि अभी नेपाल में एम्प्लॉयमेंट का ये प्रॉब्लम जो चल रहा है, हमने भी जी इस प्रोग्राम को में डाला था कि नेपाली बहुत तादाद में जो है वो रशिया यूक्रेन जंग में जा रहे हैं क्योंकि वहां उनको 1 महीने की तनख्वाह 4 लाख रुपए मिल रही। तो वो 4 लाख का जो ड्रीम है उसके लिए वो जान गंवाने के लिए भी तैयार हैं और वो चले जा रहे हैं और ज्यादातर वो मर के ही आ रहे हैं। तो एक तरफ तो बर्थडे बन रहा है नेपो किड्स का और दूसरी तरफ इनकी जो है बॉडी आ रही है। तो आप समझ रहे हैं कि क्या गुस्सा, क्या खलफशा। और वो गुस्सा जो है वो 8 तारीख के जो एजिटेशन है उसमें मतलब उभर के आया है। लोग जो है पार्लियामेंट में घुस गए थे। मैं पल पल की खबर नोट कर रहा था। इन्होंने जो है केपी शर्मा ओली ने कर्फ्यू लगा दिया था 3 बजे, 6 बजे उन्होंने पार्लियामेंट का सेशन बना लिया था। उसके बाद जो है ये लड़के जो हैं ये घुस गए पार्लियामेंट के अंदर। और जो सबसे जो खबर जो है बड़ी दिलचस्प थी कि उन्होंने शेर बहादुर देउबा जो कि नेपाली कांग्रेस के कथाकथित लीडर हैं, जो कि अभी पार्लियामेंट के अंदर उनको ऑलमोस्ट मोर देन 50% मेजोरिटी है, उनकी एमपी है, वो होते तो वही अभी प्राइम मिनिस्टर होते। केपी शर्मा ओली को तो अकोमोडेट करने के लिए और एक सरकार, स्टेबल सरकार बनाने के लिए उन्होंने ये जो है मूव किया था। उनको मतलब कहने का मतलब है कि कॉलर से पकड़ के और उनकी चप्पल से इतनी धुलाई की है कि उनके लहू लहान हो गए हैं। और परचनन के घर में जाकर के उन्होंने जो है उनके घर में आग लगा दिया। परचनन कहाँ है कोई नहीं जानता है। पुष्प कुमार धल जो कि मोइस्ट लीडर थे और वो जो है बाद में जो है सफेद पोश हो गए और नेपाल के डेमोक्रेटिक लीडर हो गए। जब वो एक आतंकवाद थे, पूरे दुनिया में उनको आतंकवाद के कैटेगरी में डाला जाता था, अभी जो है नेपाल के डेमोक्रेटिक लीडर है। उनके घर में आग लगा दी। एक जो है वो खातून थी एक्स प्राइम मिनिस्टर की बीवी, उनको जिंदा जला दिया। एक फोटो जो मैं देख रहा था, उनको घर से निकाल करके जो दौड़ाया है रोड पर, जो उनका एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, उनको दौड़ा दौड़ा करके रोड पे मारा है। एक को जो है गंदे नाली में वो कूद गया अपनी जान बचाने के लिए। तो ये जो गुस्सा था ये एक किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं था या एक किसी लीडर के लिए नहीं था। ये सारे डेमोक्रेटिक फोर्सेस के जो डेमोक्रेटिक के आड़ में करप्शन कर रहे थे, नेपोटिज्म कर रहे थे, तानाशाही कर रहे थे, उनके ऊपर ये पूरा गुस्सा था जो कि 8 तारीख को जो है और पार्लियामेंट को आग लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट को आग लगा दिया। मतलब जो भी इंस्टीट्यूशंस थे उस सबको उन्होंने मतलब वो कर दिया। तो ये तो एक रेवोल्यूशन ही है, इसको और कुछ नहीं कह सकते। ये बहुत बड़ी रेवोल्यूशन, बहुत बड़ी तब्दीली, बहुत बड़ा इनकलाब है। अब क्या कहीं वहां के मीडिया में कोई उस किस्म की तो कोई खबर अभी तक नहीं आई है कि किसी विदेशी एम्बेसी में कहीं कोई लीडर जाकर के छुपे हों? कोई इस तरह की तो कोई चीज खबर नहीं आई। जब कभी ऐसा होता है तो आमतौर पर इस तरह की खबरें आती हैं। क्या कोई इस तरह की खबर कोई देखी आपने? नहीं, देखिए केपी शर्मा ओली ने सारे जो डिमांड्स थे वो मान लिए थे।
उसके बाद भी उन लोगों ने कहा था कि मतलब आपको रिजाइन करना पड़ेगा, और केपी शर्मा ने रिजाइन भी कर दिया। उसके बाद उनको वो खुद जो है हेलीकॉप्टर से उनकी तस्वीर आई है कि वो भाग रहे हैं। अब वो खबर आई थी कि ये चाइना जा रहे हैं, पहली खबर, क्योंकि वो प्रो चाइनीज थे तो चाइना जा रहे हैं। फिर खबर आई कि नहीं इंडिया जा रहे हैं, फिर खबर आई कि दुबई जा रहे हैं। लेकिन अभी तक ये मतलब कंफर्म खबर नहीं है कि वो कहाँ है। लेकिन कुछ सोर्सेज जो हमारे कहते हैं वो ये है कि इन लीडरों ने जो है काठमांडू के जो कंटोनमेंट है, जहाँ के मिलिट्री का डेरा है, वहीं जा करके इन्होंने अपना शरण ले लिया है, ताकि जब माहौल साजगार हो जाए तो हम क्या करते हैं। लेकिन किसी एम्बेसी की कोई खबर नहीं आई है कि किसी ने एम्बेसी में जा करके, क्योंकि यहाँ पे जो बात आ रही है, बहुत सारे लोग फॉरेन हैंड फॉरेन हैंड फॉरेन हैंड अमेरिका ने कराया। देखिए यहाँ ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था, इसमें एंटी अमेरिकन मैं उसी पर आने वाला था मुस्तफा साहब। भारत में मुझे याद है जब वो नया कॉन्स्टिट्यूशन आया था तो भारत ने उसमें तब्दीलियां करने की मांग की थी। मधेसी वाला इशू भी उठाया था कि मधेसी जो भारत के ओरिजिन के लोग हैं उनके अधिकार उसमें नहीं मिले। क्या इस जो कुछ हो रहा है नेपाल में, क्या भारत का भी कोई रोल आपको लगता है, या कहीं कोई ऐसा सबूत आया हो या कोई इशारे हो, बयानों के जरिए हो, क्या कुछ है भारत का, क्या रोल इसमें, अगर है तो क्या है? देखिए मैं इस बात पे मैं सोच रहा था और मैं ये कह रहा था, मैं अपने आप को ये जवाब दे रहा था कि भारत जो है वो सारे साउथ एशिया के मुल्क इंक्लूडिंग पाकिस्तान के पल पल की खबर रखता है, और हर जगह उसके स्पाई सेट है। रॉ इतना पावरफुल है साउथ एशिया में, जो कि हर मुल्क के अंदर वो चाहे तो सत्य बदल सकता है। और कई बार बाकायदा मतलब एविडेंसेस आए हैं कि ये जो रिजीम है, शेख हसीना रिजीम को सस्टेन करने में भारत का हाथ था। नेपाल से यहाँ श्रीलंका में उनके खुद जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, उन्होंने कहा कि राव हमारे अगेंस्ट में काम कर रहा है और हम तो जीत नहीं सकते, ये उनका क्लेम है। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें लग रहा है कि भारत सरकार अभी ट्रंप के नखड़े उठाने में जो है वो उठा नहीं पा रहा है, और नेपाल के ऊपर से उसकी गफलत हो गई है। अब मैं ये बता रहा हूं कि मुझे अच्छी तरह याद है कि परवेज मुशर्रफ जो है उनकी मतलब वो बाकायदा उन्होंने कू कर दिया था, मिलिट्री ये कर दिया था और ये सब हो गया था, और वो शाम में जो है शायद वो डिक्टेटरशिप का ऐलान करना चाह रहे थे कुछ कि हम ये पोजीशन लें। भारत को मालूम हो गया था, और एक एनडीटीवी में बरखा दत्त है, उन्होंने इंटरव्यू किया था उनको उसी से पहले कि कॉन्ग्रेचुलेशन जनरल। तो मुशर्रफ का ये अल्फाज मेरे दिमाग में अटका हुआ है। आपको मालूम हो गया ये बात कि आगे क्या होने वाला, मतलब उनकी स्वेरिंग होने वाली थी। तो ये खबर रॉ को मालूम थी कि अब ये जनरल जो है ये अब मार्शल लॉ डिक्टेटर बनने वाला है। तो मैं इसी बात को यहां लगाने वाला हूं नेपाल के ऊपर कि ये तो बिल्कुल पड़ोसी मुल्क है और यहां क्या होने वाला है किसी को मालूम नहीं, और ये स्पॉन्टेनियस मतलब रिएक्शन था जिसमें किसी का कोई कंट्रोल नहीं था, किसी का कोई कंट्रोल नहीं। और ये भी है कि किसने ऑर्गेनाइज कराया था, तो बाकायदा जिस एनजीओ ने परमिशन लिया था उसका नाम दर्ज है, जिसने मतलब प्रोटेस्ट के लिए परमिशन ली थी। तो और उसने कहा था कि हम पीसफुल करेंगे। और एक बात जो और क्या हो सकता है, अब क्या हो सकता है, लोग जानना चाहेंगे कि अब आगे क्या वाकई कोई इसी किस्म की हुकूमत आएगी या बिल्कुल अपसाइड डाउन हो जाएगा, जो सरकार के नुकसान हुए, इमारतों को आग लगाई गई है, उसके बाद क्या? देखिए मुझे जो समझ में आ रहा है वो यही कि ये जो जनरेशन जेड है, जनरेशन जी जिसको कहते हैं, इन्हीं का कोई नुमाइंदा निकल के आएगा और डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आकर के गवर्नमेंट को चलाएगा। क्योंकि इनका जो जनरेशन जी है, इनका एतमाद जो है पॉलिटिशियन से हट चुका है, और ये नहीं चाहते हैं कि वही चेहरे जो कि 15 साल से या 20 साल से मतलब
रिवॉल्विंग चेयर खेल रहे हैं, और ये चले जाते हैं तो वो आ जाते हैं, वो चले जाते हैं तो ये आ जाते हैं। ये अब इसमें कई लोग, क्या ये तकरीबन उस तरह का होगा जैसे आपको याद होगा राजीव गांधी के जमाने में आसाम में हुकूमत बनी थी स्टूडेंट्स की, और असम स्टूडेंट्स यूनियन, हमें अब तक याद है, आसू कहा जाता था। उन्होंने सरकार बनाई थी, बिल्कुल नौजवान लड़के मिनिस्टर्स बने थे। क्या ऐसा ही कुछ काठमांडू में होने जा रहा है? देखिए अगर ऐसा होता है तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ। लेकिन हमें यह लगता है कि आर्मी ने की तरफ से भी अनाउंस हो गया है कि हमने सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया है, और आर्मी जो है वो सिचुएशन के कंट्रोल करने के बाद जो है, मुझे लगता है जैसे बांग्लादेश में हुआ है कि एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाएगी, और वो इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो उसका मैंडेट होगा कि वो जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराए, और जिसको आवाम जो है चुनेगी वो फिर वो सामने आएगा इलेक्शन को, मतलब गवर्नमेंट को लीड करने के लिए। कई नाम जो है वो चल रहे हैं। आपने आपने नेपाल के बारे में काफी अच्छी जानकारी दी। कई नाम चल रहे हैं जी, आपने कहा कि कई नाम चल रहे हैं, और मेरे ख्याल से अभी उन नामों पर बहस ना करके अभी वहां से इंतजार करते हैं कि और क्या कुछ हो सकता है। वक्त की कमी की वजह से अब मैं थोड़ा सा उधर जाना चाहता हूं, जो हमारे मोदी जी चाइना गए थे बड़े जोश से, और ट्रंप ने भी तकरीबन ऐसा मैसेज डाल दिया था जैसे भारत और अमेरिका के बीच में तलाक हो गई हो। क्या अब जो मोदी जी और उनके बीच में पैगामात का सिलसिला हुआ है, अच्छा अब तो बात ये हो रही है कि जो दिल में आए उसे सोशल मीडिया पर डाल दो, डिप्लोमेट्स के जरिए बात करानी, मूड चेक करना, वो सब नहीं होता। टाइम बहुत तेजी से, यानी सियासत में अब फैसलों का सिलसिला जो है बहुत तेज हो गया। क्या लगता है आपको कि वो सब गीदड़ भपकी थी अब असली है, या अब भी नकली है, आगे कुछ और होने वाला? क्या लगता है आपको? बड़ा मुश्किल है वैसे ट्रंप के दौर में समझना कि वो क्या करेंगे। देखिए अब मैं ये सारा इंडिया अमेरिका का जो रिलेशनशिप है इसको बहुत ही मतलब आसान लफ्जों में ये है कि ट्रंप ने जो है रुख खड़ा किया हुआ इंडिया के ऊपर, हम तो झुकेंगे नहीं, हम तो आपके ऊपर कंसेशन जो सैंक्शन लगाए हैं या जो भी हमने टैरिफ लगाए वो हम लगे रहे। इंडिया का रुख यह है, मोदी सरकार का ये रुख है कि हमारा तो 36 इंच का सीना है, 56 इंच का सीना है, हम आपकी बात मानेंगे नहीं। तो यही जो है रसाकशी चल रही थी और अभी तक चल रही है। अब इसमें जो समझ में आता है कि एक बैकडोर डिप्लोमेसी भी चल रही है और नेगोशिएशन भी चल रहा है, जिससे अमेरिका से संकेत आ रहा है कि इंडिया जो है झुकने के लिए तैयार है। इंडिया झुकने के लिए तैयार है। पहला सिम्टम यह है कि उसने रशिया से तेल, जो कि मेन स्टिकिंग पॉइंट था, रशिया से तेल लेना कम कर दिया। ये अभी मीडिया स्टार वर्ल्ड को ही मैं खबर दे रहा हूं, किसी भी इंडिया के चैनल ने इस बात को, क्योंकि ये इंडिया के अगेंस्ट में न्यूज हो जाएगी अगर वो ये कहेंगे कि। दूसरी बात जो है वो अमेरिका से आ रही है, और जो अमेरिकन जो मतलब गवर्नमेंट और जो उनके जो गवर्निंग क्लास है, उन्होंने कहा कि 2 महीने में जो है ये मैटर रिजॉल्व हो जाएगा, ये ट्रेड एंड टैरिफ और ये सब का। इंडिया आएगी हमारे पास, अमेरिका के पास, और सॉरी कहेगी। अच्छा। और फिर हमारे जो आका है, सॉरी सुनिए, आप तो सॉरी की बात कर रहे हैं, सॉरी से पहले कल ट्रंप साहब ने वो मैसेज लिख दिया, माय फ्रेंड मोदी, और हम बात करने के लिए इंतजार कर रहे हैं और हम बात करेंगे। वहां तो बात इस तरह की हो गई, यहाँ तो मीडिया में सब कुछ शोर मच रहा है कि साहब खुद ही ट्रंप साहब ही बदल गए। सॉरी की बात जो है वो कोई भी मीडिया इंडिया का थोड़ी बोलेगा कि सॉरी सॉरी मोदी साहब ने कहा, वो तो अंदर ही अंदर हो जाएगा ना। और फिर सारी बातें जब पैचअप हो जाएंगी तो मोदी का भी फेस सेव हो जाएगा, और ट्रंप साहब जब है वो भी वाहवाही करेंगे। तो वही बात होगी कि ट्रंप साहब ने जो है वॉर रुकवाया था, मोदी साहब ने कहा कि हमने वॉर रुकवाया। तो ये सब चीजें खुल के नहीं आएंगी कि इंडिया ने सॉरी कर दिया और मोदी साहब ने माफ कर दिया। लेकिन जो हमने आपको पहले कहा था कि इंडिया का जो ठिकाना है, जो पनाह है, और मैं तो यहां तक भी कहता हूं कि भाग्य विधाता जो है वो अमेरिका ही है, ना ही रशिया है और ना ही चाइना है। इंडिया को अगर किसी कैंप में जाना है तो वो अमेरिकन कैंप में जाना है, और वहां कैसे उनके अपने कानून है कि हमारे हुकूमत में और हमारी अगर सल्तनत में आपको रहना है तो हमारे रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। ब्रिटिश सरकार भी यही करती थी कि हमारी हुकूमत में, हमारी सल्तनत में आपको रहना है। अरे भाई मैं आपको अब ऐसे बता देता हूं कि जब 1911 में दिल्ली दरबार लगा था
कैपिटल शिफ्ट हुआ था कैलकाटा से दिल्ली, तो निजाम ऑफ हैदराबाद को बुला कर करके जो जॉर्ज थे, मतलब किंग थे, हाँ। उनको सलामी मरवाई थी, मुगल सलामी मारी थी उन्होंने। इंडिया का जो है मोस्ट पावरफुल, मोस्ट रिच, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, सब मोस्ट उन्हीं के साथ था। दुनिया का रिचेस्ट मैन था निजाम ऑफ हैदराबाद। उसने बाकायदा झुक करके सलामी मारी थी, मतलब एडवर्ड जॉर्ज को। तो ये सब किस्से तो हमें मालूम है कि अगर आप उनकी हुकूमत में आप रहेंगे तो उनके रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। वो सब डेमोक्रेसी और वर्ल्ड ऑफ नेशन और लीग ऑफ नेशन और यूनाइटेड नेशन, वन कंट्री वन वोट, वो सब किताबों की बात है। इंडिया में वो चलाते रहते हैं, वन कंट्री वन इलेक्शन, वन सिंदूर वन हस्बैंड, ये सब तो यहाँ चलता ही रहता है। तो ये देखिए, हस्बैंड वाला मामला थोड़ा सा हसास है। मोदी जी हस्बैंड वाले मामले में जरा कुछ बोलते नहीं है, खामोश रहते हैं। अच्छा, अब ये तो रही थोड़ी सी हल्की सी मजाक की बात, लेकिन अब मोदी और ट्रंप के बीच में पैचअप कोई परमानेंट होगा या बीच में फिर गुस्सा आ जाएगा ट्रंप को? नहीं, मुझे तो यही लग रहा है कि जो उबाल था वो खत्म हो गया है। अब धीरे धीरे फिर से जो है वो पैचअप होगा, रीसेट होगा, और उस रीसेट में जो है वो नए रूल्स एंड उसके रेगुलेशन होंगे जो कि इंडिया को अमेरिका के टर्म्स पे जो है फॉलो करना पड़ेगा। यही मेरा मतलब तज्जिया है इस पूरे। ये इंडिया अमेरिका को डिक्टेट। आपने बहुत ही अहम खबर इसमें बीच में दी, ये कि रूस से कम कर दिया है तेल खरीदना भारत ने, जिसको वो नाक का मुद्दा बनाए हुए थे। वही मामला कमजोर पड़ता नजर आ रहा है और भारत अब अमेरिका के इशारों पर कुछ फैसले बदल रहा है, ये बात सामने आई। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं, देखिए इस नए वर्ल्ड ऑर्डर की जब हम बात करते हैं, दुनिया में जहां भी चर्चा हो रही है वो ये हो रही है कि चीन, रूस और उसके साथ कोई भारत को जोड़ लेता है, कोई ईरान को जोड़ लेता है। ये नया जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें चाइना ने जो पिछले दिनों जो कुछ एससीओ की मीटिंग और उसके फौरन बाद जो मिलिट्री ड्रिल की, फौज की जो ड्रिल की, वो बहुत ही अहम थी और पूरी दुनिया में उसको बहुत ही कौशन के साथ देखा गया। उसमें क्या कुछ पैगाम दिया है चीन ने? जी, पिछली बार हम लोगों ने एससीओ की बहुत चर्चा की थी और मिलिट्री ड्रिल जो हुआ था, जो उनका परेड हुआ था, वो बहुत ही 3 तारीख को, 3 सितंबर को वो हुआ था और उसमें हमारे मोदी साहब अटेंड नहीं किया, वो वापस चले आए। एक और खबर बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैं अभी चलते चलते आपको बता दूं कि एससीओ की मीटिंग में जयशंकर साहब नहीं गए थे। जी। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्यों नहीं गए थे। तो चाइना उनको प्रो अमेरिकन सब समझता है, इसलिए इंडिया ने डेलीगेशन में जो है, भाई इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर नहीं जा रहा है एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर। ये तो बहुत बड़ी बात है ना। तो इस बात को भी हम, को किसने रिप्रेजेंट किया? नरेंद्र मोदी ने रिप्रेजेंट किया। जी। नरेंद्र मोदी ने रिप्रेजेंट किया, लेकिन हमारा ये कहना है कि जयशंकर साहब इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनकी तो अगुवाई होनी चाहिए थी ना वहां पे। लेकिन कुछ कैसी बात थी, मुझे लगता है कि चाइनीज ने उनको वेलकम नहीं करना चाहा होगा, या इंडिया ने उनको अमेरिका से बैकडोर मतलब चैनल में जो है बातचीत करने के लिए छोड़ दिया होगा। तो वो जो टाइम है वो मोदी साहब ने संभाल लिया वहां जाके। इस बात को भी मैं सामने लाना चाहता हूँ, क्योंकि फॉरेन सेक्रेटरी मिनिस्टर का तो जाना जरूरी है, मतलब एक प्राइम मिनिस्टर के फॉरेन के दौरे पे, और वो भी बायलैटरल दौरा नहीं है बल्कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जहां पे आप जाकर के बात कर रहे हैं। तो ये भी मुद्दा है। अच्छा, अब हम लोग साथ मेरे ख्याल से उस पर भी बात कर ली जाए कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में मोदी जी नहीं जा रहे हैं। ये क्या है? मोदी जी तो दुनिया भर में घूमने का बड़ा शौक है उनको, क्या हुआ? ट्रेड एंड टैरिफ का ही मसला है। दूसरा जो मेरा अपना कहना है कि वो ममदानी साहब हैं, जोराब ममदानी, उन्होंने कहा कि जैसे न्यूयॉर्क में उतरेंगे वैसे मैं अरेस्ट कर लूंगा इनको। तो शायद इस डर से या फिर ट्रेड एंड टैरिफ के डर से तो मतलब नहीं जा रहे हैं। अब जयशंकर साहब के लिए जो है, अब
28 तारीख की जगह पे 28 तारीख को कंप्लीट हो रहा है सितंबर को। अच्छा, मोदी जी की गिरफ्तारी का क्या मतलब? नेतन्याहू की तो गिरफ्तारी की बात हमने सुनी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वारंट जारी किए हुए। मोदी जी की गिरफ्तारी का क्या मतलब? नहीं, वो जो अभी जो मेयर है न्यूयॉर्क के, हाँ, ममदानी जो है, जोराब हाँ, ममदानी, हाँ, उन्होंने बाकायदा अपनी इलेक्शनिंग में और अपने कैंपेन में ये कहा था कि ये दोनों लोग को न्यूयॉर्क से बैन करना है, हम इनको उतरने नहीं देंगे न्यूयॉर्क में। ये तो गली कूचे में वो चलते चलते बोलते रहते थे वो। हाँ, और उन्होंने कहा कि मोदी अगर आएंगे, वो गुजराती में भी कुछ बोल दिया उन्होंने, ताकि मोदी जी को और उसका ट्रांसलेशन समझ में आ जाए, क्योंकि वो तो मतलब अमेरिकन है, वो अमेरिकन स्टाइल में अंग्रेजी बोलते हैं, तो मोदी जी को शायद समझ में ना आए, तो वो गुजराती में भी उन्होंने बोल दिया, क्योंकि उनके फादर गुजराती है, गुजराती मूल के मतलब वो व्यक्ति है। तो अब बात यहाँ पे न्यूयॉर्क में जो यूनाइटेड नेशंस सेशन था, तो इस सेशन में ये था कि मोदी साहब जो है उनको जाना था, होने वाला है जी 23 सितंबर को। हाँ, 23 सितंबर को वो ओपन हो रहा है, 28 को बंद हो रहा है। पहला जो है वो मतलब ब्राजील के जो है प्रेसिडेंट या वो खिताब करेंगे, उसके बाद जो दूसरा जो एड्रेस होगा वो डोनाल्ड ट्रंप का होगा, जो कि पूरी दुनिया भी जो है उसके ऊपर निगाह बनाए हुए है कि वो क्या बोलेंगे वहां पर। और जाहिर सी बात है कि ट्रेड एंड टैरिफ और चाइना और रशिया और नॉर्थ कोरिया की बातें करेंगे, तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो क्या करें। लेकिन अब जो बात यहाँ पर है कि मोदी साहब जो है वो 26-7 तारीख को बोलना चाह रहे थे, लेकिन अब क्योंकि जयशंकर जाएंगे तो उनको एक दिन और बढ़ा दिया है, 27 तारीख को टाइम दिया है कि आप उस दिन आप बोलिए जो भी बोलना है, और 28 तारीख को कंप्लीट हो रहा है। तो ये सब चीजें जो है बड़ी सटल है। अब हम लोग आ जाइए अपने मुद्दे पे, जो कि चाइना का जो परेड था, उस परेड के मैं अब चाहता हूं अपने सामाइन को कि इस परेड को जो है आप वीडियो देखें और उसके बाद जो है अपना अपना राय जाहिर करें। मैं 2-3 बातें परेड के हवाले से कहना चाहता हूं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कि देखिए, पाकिस्तान चाइना जो है वो अपने आप को पीपुल्स लिबरेशन आर्मी कहता है, PLA, और वो क्यों कहता है उसका मुजाहरा ली शीपिंग ने दे दिया। परेड स्टार्ट होने से पहले वो गाड़ी से, अपनी गाड़ी से हर परेड के दस्ते पे जाते थे और उनको मतलब एक हाथ से या किसी तरह से चेहरे से, और अब जो है ली शीपिंग को चेयरमैन ली कहने लगे हैं। हर दस्ता उनको मतलब कुछ जय हो करके चेयरमैन ली, और ये उसका जवाब देते थे। तो सबसे पहले वो सारे कंटीजेंट के पास जा करके उन्होंने एक जायजा लिया, फिर वो आए मतलब इंडिया गेट वाले, जो हमारा इंडिया गेट है और जो हमारा जो क्या कहते हैं राजपथ है, वहां पे उनका तिएननमेन स्क्वायर, जी हाँ, तिएननमेन स्क्वायर है। और सामाइन को ये भी बता दूं कि तिएननमेन स्क्वायर में जो जगह है जहाँ पे परेड होता है, वो पहले वहां राजा का घर था, वो लाल किला था। जो चाइनीज राजा था वो वहीं रहता था लाल किले की तरह। उसको जब रेवोल्यूशन हुआ 1947 में वहां पे, या उससे तो उसके बाद उससे हटा करके उसको जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी बना दी गई, और वहीं परेड होता है। मतलब तो लाल किला और राजपथ दोनों का मजे को आप एक साथ कंबाइन कर लीजिए। तो राजपथ जो है वो परेड के लिए आ गया, और लाल किला जो है वो घर है जो जहाँ पे वो चाइनीज सिंबोलिज्म उसकी बहुत उन्होंने सलामी ली। और उसके बाद उसमें 26 ममालिक के लोग थे। आसिम मुनीर साहब जो है SCO में नहीं गए थे, इसलिए कि शहबाज शरीफ गए थे वहां। वो खासकर फ्लाई किया था उन्होंने वहां पे परेड को देखने के लिए। और उसके बाद 26 ममालिक के लोग थे। मोदी जी जो है वो 2 ही तारीख को या 1 तारीख को वहां से भाग लिए। उन्हें मतलब परेड से कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए दिलचस्पी नहीं थी। अब मैं जो खास अपनी बात कर रहा हूं कि चाइना ने जो है वो अपनी मिलिट्री पावर का मुजाहरा किया था और ग्लोबल डिटरेंस बनाया था कि देख लो हम कौन है, देख लो हम कौन है, मतलब हमसे लड़ोगे। अब हमारे जो RSS वाले हैं, इन्होंने चड्डीधारी ने कहा था
कि हम जो है लद्दाख पे डंडे लेकर के और जो है मतलब हाफ पैंट पहन करके चाइनीज को खदेड़ देंगे। जी ये उनके लिए मैसेज। जी, अब बहुत बड़ा मैसेज था। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुस्तफा साहब। खत्म हो रहा है। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि जिस दिलचस्पी से जितनी अहम इंफॉर्मेशन देते हैं जनाब सैयद अली मुस्तफा साहब, वो बहुत ही कमाल की होती है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।